हाय एवरीवन। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे पेपर 3 की यूनिट 5, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद एसएलडी यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए असेसमेंट का मतलब। तो असेसमेंट होता है एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस जिसके अंदर हम गैदर करते हैं रिलायबल डेटा इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी वीकनेसेस हैं, उनकी जो यूनिक लर्निंग प्रोफाइल है। फॉर स्टूडेंट्स जिनको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या उनके न्यूरोलॉजिकल या फिर एकेडमिक ब्रेकडाउन है, कहाँ पर वो लैक कर रहे हैं, और इनेबल करता है कि जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके लिए अच्छे रेमिडिएशन और इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कर सके। सबसे पहले हमारे पास आता है 5.1 टॉपिक जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ परसेप्चुअल मेमोरी स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स एंड रेडीनेस स्किल्स। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं परसेप्चुअल स्किल्स। तो परसेप्चुअल स्किल्स क्या होती हैं? ये होती हैं अबाउट हाउ अ स्टूडेंट का ब्रेन जो है वो टेक करता है इंफॉर्मेशन थ्रू सेंसेस, जैसे कि साइट, विजन, साउंड, और फिर उनसे कैसे वो मीनिंग क्रिएट करता है। अगर हम बात करते हैं विजुअल परसेप्शन की, तो ये चेक करता है कि इफ़ अ स्टूडेंट कैन सी द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर लुकिंग थिंग्स, जैसे कि क्या बच्चा बता सकता है कि बी और डी में क्या डिफरेंस है, 6 और 9 में क्या डिफरेंस है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि क्या वो स्पेसेस के बारे में नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कि जब वो रीड कर रहे हैं तो क्या वो सही लाइन को रीड कर रहे हैं या फिर लाइन मिस कर देते हैं। तो ये होता है विजुअल परसेप्शन। उसके बाद बात करते हैं ऑडिटरी परसेप्शन की। तो ऑडिटरी परसेप्शन चेक करता है कि क्या स्टूडेंट एक्यूरेटली साउंड को सुन सकता है और उसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है बाकी साउंड से। जैसे क्या स्टूडेंट इस टाइनी डिफरेंस को समझ पा रहा है जो पिन और पेन में है, PIN पिन और PEN पेन के अंदर है। इट ऑल्सो लुक्स कि उनकी क्या एबिलिटी है ट्यून आउट करने की बैकग्राउंड नॉइज़ को, लाइक एक नॉइजी क्लासरूम है और उसके अंदर भी वो टीचर की वॉइस पर फोकस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद चलते हैं हमारी मेमोरी स्किल्स पर। तो जो मेमोरी स्किल्स होती हैं ये फोकस करती हैं कि हाउ वेल अ स्टूडेंट स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन को, उसे मैनेज करता है और कितनी जल्दी उसे रिकॉल करता है जब ज़रूरत पड़ती है तब। इसके अंदर हम जानते हैं 3 तरीके की मेमोरी को। सबसे पहले आता है वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी क्या है? वर्किंग मेमोरी एक मेंटल स्क्रैच पैड की तरह होती है जो कि बच्चे की एक एबिलिटी को दिखाती है कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है कब तक अपने दिमाग में और उसे कितने टाइम तक यूज़ कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल, रिमेंबरिंग द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ अ 3 स्टेप इंस्ट्रक्शन। कोई भी 3 स्टेप्स के इंस्ट्रक्शन दिए, उसमें से फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन याद रहे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है जब हम इंफॉर्मेशन को क्विकली रिट्रीव कर देते हैं स्टोरेज से हमारे माइंड की। जैसे कोई वर्ड हमने देखा और इंस्टेंटली उसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमने ये वर्ड पढ़ा था, साइट वर्ड्स। लॉन्ग टर्म में क्या है? स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन डीपली, जैसे कि हम रिमेंबर रखते हैं कुछ फैक्ट्स, जैसे कि 2 × 2 = 4 होता है, या फिर हम कुछ डेफिनेशंस को ध्यान रखते हैं जो हमने थोड़े टाइम पहले लर्न करी थी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिक्वेंशियल मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये बताती है हमारी एबिलिटी रिमेंबर करने की चीज़ों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, जैसे हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसे करेक्टली रिसाइट कर पा रहे हैं या नहीं, और जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स हैं उन्हें हम ध्यान रख पा रहे हैं या नहीं, कोई हिस्टोरिकल डेट हो गई उसे हम एक सीक्वेंस में ध्यान रख पा रहे हैं या नहीं। तो ये आ जाता है हमारी सिक्वेंशियल मेमोरी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज़ कॉग्निटिव स्किल्स। तो जो कॉग्निटिव स्किल है ये फोकस करती है हाई लेवल के थिंकिंग पे, लॉजिक पे, एंड हाउ अ स्टूडेंट मैनेजेस अपनी खुद के लर्निंग प्रोसेस को। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर और रीजनिंग को। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हाउ सिस्टमैटिकली एक स्टूडेंट अप्रोच करता है किसी भी नए टास्क को और उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इसका मतलब होता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब एक स्टूडेंट की हम इस एबिलिटी को देखते हैं कि वो खुद को ही मॉनिटर कर पा रहे हैं, सच एज कैचिंग देयर ओन मिस्टेक्स इन रीडिंग और मैथ्स वाइल दे आर वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा खुद से कोई काम कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो वो अपनी ही मिस्टेक पकड़ पा रहा है, तो ये है कि वो मेटाकॉग्निशन कर पा रहा है। आगे चलते हैं। आगे हमें दे रखा है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चे की प्लानिंग की क्या एबिलिटी है, क्या वो वर्क को ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज कर पा रहा है, और वो क्या वो फोकस रहता है एक टास्क में शुरू से लेके एंड तक।
उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ में रेडीनेस स्किल्स को। तो रेडीनेस स्किल्स क्या होते हैं? ये बेसिक माइलस्टोन्स होते हैं जो कि एक स्टूडेंट को मास्टर करने होते हैं बिफोर वो एंगेज हो सके सक्सेसफुली विद द फॉर्मल स्कूल सब्जेक्ट्स। इससे पहले कि हम फॉर्मल स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, उससे पहले कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो बच्चे अचीव कर लें, उनका जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं रेडीनेस स्किल्स। इसमें हम क्या असेस करते हैं? इसके अंदर हम चेक करते हैं प्री रीडिंग रेडीनेस को, प्री राइटिंग रेडीनेस को और प्री मैथमेटिक्स की रेडीनेस को। प्री रीडिंग रेडीनेस में हम फोकस करते हैं कि बच्चा जो है वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर सके, समझ सके जो भी प्रिंट वर्क्स हैं, रीडिंग कर सके लेफ्ट से लेके राइट तक, और उसकी एबिलिटी को कि वो साउंड्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहा है। प्री राइटिंग रेडीनेस में हम देखते हैं कि बच्चे का कितना फिजिकल कंट्रोल है, कितने अच्छे से वो पेंसिल को होल्ड कर पा रहा है, जिसे हम पिंसर ग्रिप भी बोलते हैं, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है और उसकी एबिलिटी टू ट्रेस द लाइंस कैसी है। उसके बाद अगर हम मैथ्स रेडीनेस की बात करते हैं, प्री मैथ्स रेडीनेस की, तो इसके अंदर हम चेक करते हैं बच्चे की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग को, जिसमें आ जाता है कि वो चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में सॉर्ट कर पा रहा है, ऑब्जेक्ट्स को 1 to 1 काउंट कर पा रहा है, समझ पा रहा है रिलेशनशिप को बिटवीन मोर एंड लेस, और चीज़ों को बाय साइज भी वो मैच कर पा रहा है या नहीं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा 5.2 असेसमेंट ऑफ अटेंशन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। अगर हम बात करते हैं अटेंशन स्किल्स की, तो अटेंशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये गेटवे होते हैं कॉग्निटिव लर्निंग करने के लिए। तो अटेंशन स्किल्स जो हैं ये 3 टाइप्स में हमने कैटेगराइज करा है। सबसे पहले होता है सस्टेन्ड अटेंशन। तो ये क्या होता है? ये एक बेसलाइन अमाउंट ऑफ टाइम होता है जो एक बच्चा फोकस कर सकता है एक टास्क पर विदाउट माइंड के डाइवर्ट हुए। फिर आता है सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन होता है एक बच्चे की एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी? इग्नोर करने की। जो बैकग्राउंड में क्लास के डिस्ट्रैक्शंस चल रही है उसे इग्नोर करके उस चीज़ पर फोकस करने की जो टीचर क्लास में बता रहा है। शिफ्टिंग अटेंशन होता है, दिस इज़ हाउ ईजली एक स्टूडेंट स्विच कर सकता है अपने फोकस को एक टास्क से दूसरे टास्क पर, जैसे कि मूविंग फ्रॉम राइटिंग नोट्स टू लिसनिंग टू अ न्यू इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है हमारे पास लिसनिंग स्किल्स। तो जो लिसनिंग स्किल्स होती हैं, लिसनिंग इज़ नॉट जस्ट हियरिंग। लिसनिंग के अंदर हमें जो लिसनिंग है वो हियरिंग से अलग होती है। लिसनिंग के अंदर हमें माइंड से थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। इसके अंदर हमारे पास आता है ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कि हम ये एवेल्युएट करते हैं कि हाउ वेल एक स्टूडेंट प्रोसेस कर पा रहा है बोली हुई इन्फॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पा रहा है और समझ पा रहा है मीनिंग ऑफ जो भी कहा गया है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के अंदर आता है बच्चे की एबिलिटी एनालाइज करने की वर्क को विद द साउंड्स इन वर्ड्स, जैसे कि ब्लेंडिंग साउंड्स टुगेदर या फिर उन साउंड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना। उसके बाद आता है स्पीकिंग स्किल्स, जिसे हम बोलते हैं ओरल एक्सप्रेशन। ये बताता है कि हाउ वेल एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट कर सकता है मीनिंग को और कम्युनिकेशन को। इसके अंदर आता है आर्टिकुलेशन एंड फ्लुएंसी, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि बच्चा कितने एक्यूरेटली कोई साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है और कितनी स्मूथली एक रिदम में उसे बोल सकता है। उसके बाद आता है वोकैबुलरी एंड सिंटेक्स, जिसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं वैरायटी ऑफ वर्ड्स जो कि एक स्टूडेंट यूज़ करता है, और ये बताते हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से उन्हें ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं सेंटेंसेस में बोलने के दौरान। तो ये थे हमारी 3 स्किल्स। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक 5.3 असेसमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो हम देखते हैं रीडिंग स्किल्स। जो ये रीडिंग स्किल्स का असेसमेंट होता है ये टारगेट करता है ऐसी कंडीशंस को जिसमें डिसलेक्सिया जैसी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि हमारी रीडिंग के अंदर जब डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं वर्ड रिकॉग्निशन एंड डिकोडिंग को। ये इवैल्यूएट करता है कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से जो साउंड्स होती हैं उन्हें ब्लेंड कर पाता है और नए वर्ड्स को रीड कर पाता है, और क्या वो ऑटोमेटिकली किसी वर्ड को रिकॉग्नाइज कर लेता है उसे देखते ही। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर रीडिंग फ्लुएंसी उसकी कैसे है, वो कितनी फास्ट और कितनी एक्यूरेटली पढ़ सकता है और कितनी अप्रोप्रिएटली अपने एक्सप्रेशंस को यूज़ करता है पढ़ते हुए। उसके बाद हम चेक करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर हम ये कंफर्म करते हैं कि क्या एक स्टूडेंट को सक्सेसफुली समझ आ गया उस जो भी लाइन लिखी हुई है उसका लिटरल मीनिंग जो है वो भी, और उससे जो मैसेज कन्वे होना चाह रहा है वो भी। तो रीडिंग स्किल्स में हम ये असेस करते हैं। अगर हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की, तो जो राइटिंग स्किल्स होती हैं
उसका जब हम असेसमेंट करते हैं तो हम 2 लेवल पर करते हैं, एक फिजिकल मूवमेंट लेवल पर और दूसरा मेंटल प्रोसेस ऑफ उस आइडिया को कंपोज करने में, जो कि किससे बिगड़ सकता है, अगर बच्चे को डिस्ग्राफिया है, मतलब राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले चेक करते हैं मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। इसमें हम ये चेक करते हैं कि बच्चा क्या अच्छी राइटिंग लिख पा रहा है जो समझ में आए, उसके जो वर्ड्स हैं उसमें कितना स्पेस है, क्या उसकी अलाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और बच्चे की क्या पेंसिल पकड़ने पे ग्रिप है या नहीं। फिर हम चेक करते हैं स्पेलिंग के पैटर्न्स को, कि बच्चे कितने सिस्टमेटिक एरर्स कर रहे हैं, क्या वो वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, किसी वर्ड को किसी की जगह लिख रहे हैं, या वर्ड्स को लिखते लिखते ओमिट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या फिर लेटर्स को रिवर्स कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं रिटन एक्सप्रेशन, ये चेक करने के लिए कि स्टूडेंट की क्या एबिलिटी है पैराग्राफ्स को लिखते हुए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या वो यूज़ करता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए लिखता है, और क्या वो वैरायटी यूज़ करता है जब वो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तब। तो ये थी हमारे टॉपिक 5.3 की एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने रीडिंग स्किल्स देखा, राइटिंग स्किल्स देखा। अब हम देखते हैं हमारे टॉपिक 5.4 को, जिसमें हम करेंगे असेसमेंट ऑफ मैथ्स की स्किल्स, कंप्यूटेशन एंड एप्लीकेशन। तो अगर हम इसमें बात करते हैं मैथ्स कंप्यूटेशन की, तो इसमें हम ये देखते हैं एक तरीके से मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ अर्थमेटिक को चेक करते हैं, जहाँ पर बच्चों को डिस्कैलकुलिया होता है। तो इसमें पहले आता है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि बच्चा कितनी जल्दी और कितने सटीक तरीके से परफॉर्म कर पाता है एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को। उसके बाद हम चेक करते हैं बच्चे की नंबर सेंस और सिम्बल्स, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या स्टूडेंट समझ पा रहा है प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट, क्या उसे नंबर जो पैटर्न्स में लिखे हुए हैं वो समझ आ रहे हैं या नहीं, या फिर उसे जो मैथमेटिक के ऑपरेशनल सिम्बल्स होते हैं उनका यूज़ करना आता है या नहीं। उसके बाद हम चेक करते हैं स्पेशल अलाइनमेंट, जिसके अंदर हम चेक करते हैं बच्चे की एबिलिटी ट्रैक करने की, कॉलम वाइज वर्टिकल कैलकुलेशंस करने की, स्ट्रक्चरल डेसिमल्स को यूज़ करने की, फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने की। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड मैथ्स की एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कंसेप्चुअल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, कि बच्चा रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में कैसे मैथ्स को अप्लाई करता है और जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें कैसे हैंडल करता है। सबसे पहले इसमें हम चेक करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स एनालिसिस को, जिसके अंदर हम ये असेस करते हैं कि वेदर अ स्टूडेंट कैन टर्न जो बेसिक वर्ड बेस्ड स्टोरीज होती हैं, वर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या उन्हें वो नंबर्स में कन्वर्ट करके उन पर ऑपरेशंस लगा सकता है या नहीं। उसके बाद हम चेक करते हैं फंक्शनल मैथमेटिक्स को, जो कि चेक करता है बच्चे की प्रैक्टिकल स्किल्स को, जैसे कि रीडिंग टाइम कितना है उसका, परफॉर्मिंग फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करता है वो, बेसिक मेजरमेंट के सिस्टम उसे पता है या नहीं, ग्राफ्स या फिर जो टेबल्स होते हैं टैबुलर फॉर्म में डेटा गिवन है उसे समझ पाता है या नहीं समझ पाता। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है 5.5, जिसमें हम देखेंगे असेसमेंट यूजिंग वेरियस टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग कैसे किया जाता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के केस में। तो पहले हम जो स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनका ओवरव्यू देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट स्क्रीन। तो ये क्या होता है, ये एक अर्ली स्टेज का बिहेवियरल चेकलिस्ट होता है, जो कि पेरेंट्स या टीचर्स यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि क्या बच्चे में पोटेंशियल डेवलपमेंटल डिलेज देखने को मिल रहे हैं, या क्या वार्निंग साइंस है बिफोर एक फॉर्मल क्लिनिकल स्क्रीनिंग कराई जाए। तो इससे टीचर्स ये या पेरेंट्स चेक कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है बिहेवियर चेकलिस्ट फॉर स्क्रीनिंग स्टूडेंट्स विद SLD। अ स्ट्रक्चर्ड टूल होता है जो कि यूज़ किया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि हम ये देख सकें कि क्या स्पेसिफिक एकेडमिक बिहेवियरल ट्रेड्स हैं या फिर क्या कमियां हैं, डेफिसिट्स हैं बच्चे की नॉर्मल क्लासरूम सेटिंग के अंदर। उसके बाद आता है ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग प्रॉब्लम्स इन स्कूल, जिसे हम बोलते हैं ग्लैड। ये एक टूल है जो कि डिज़ाइन किया गया है ये देखने के लिए कि क्या स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रहता है रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिक्स में अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस। उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर्स, जो कि है DTRD, जिसका फोकस होता है ये चेक करने में कि बच्चा कितनी सटीक तरीके से फोनोलॉजिकल साउंड्स पर पकड़ रखता है, या फिर वो क्या एरर्स परफॉर्म करता है जो कि साउंड से रिलेटेड होते हैं, और कैसे वो इस चीज़ को प्रोसेस करता है। उसके बाद आता है DTLD, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सा टूल है जो कि चेक करता है बच्चे की कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को, जिसमें मेमोरी आ गया, मोटर प्रोसेसिंग आ गया, लैंग्वेज के एक्सप्रेशन को। उसके बाद टूल आता है DALI,
डिसलेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट टूल है जो कि लिंग्विस्टिकली अडेप्टेड है और ऑप्टिमाइज़ किया गया है रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, ताकि हम चेक कर सकें कि क्या बच्चे को डिसलेक्सिया है या नहीं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये थे हमारे जो स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टूल्स थे। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट क्या होता है, जहाँ पर हम सिस्टमैटिक कलेक्शन करते हैं बच्चे के क्लिनिकल और स्कूल बैकग्राउंड का, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का और ऑनगोइंग एकेडमिक सैम्पल्स का। इसे हम यूज़ करते हैं एस्टैब्लिश करने के लिए एक बेसलाइन परफॉर्मेंस बिफोर हम कोई रेमिडिएशन दे सकें। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डायग्नोस्ड डेटा। तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डायग्नोस्ड डेटा होता है, इसके अंदर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट फाइनल ग्रेड्स एक क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन की जाती है, जिसका फोकस होता है कुछ बिहेवियर में जो ट्रेंड्स हैं उन्हें देखने के लिए। जो एजुकेटर्स हैं इसके अंदर स्पेसिफिकली लुक करते हैं कि कहाँ पर एरर्स हैं, क्या बच्चे को प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्या अदर इश्यूज़ हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग होती है जिसमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, जिसमें हम प्रॉपर समरी लिखते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव था, रेफरल, उसके बाद क्या इवैल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए, फिर क्या डोमेन वाइज हमने चीज़ें ढूंढी बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड, और उसके बाद क्या हर एक चीज़ के लिए रिकमेंडेशन दी गई। तो ये थी हमारी 5th यूनिट इस पेपर की, जो कि यहाँ पर होती है ख़त्म। मैंने हर एक टॉपिक को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी और होपफुली आपको समझ भी आया हो। इस यूनिट में बहुत से की टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, उसके अलावा इट इज़ वेरी इजी। तो इस वीडियो को आपको 2 to 3 टाइम्स देखना ही पड़ेगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ड्रॉप कर देना। अगर आपका मन करे, कोई आपको डाउट रह जाता है, वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई आने वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।